तो ये है चैप्टर 1 क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड। स्टोरी के राइटर है जी.एल. फुएंटेस और ये है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये स्टोरी से रिलेटेबल है, ताकि ये पढ़ के बच्चों को ये समझ आ जाए कि स्टोरी का कंटेंट क्या है। इससे हमें हेल्प मिलेगी स्टोरी किस बारे में है ये जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मीन्स यहाँ पे लोग हैं। लोग कहते हैं कि फेथ मतलब आस्था से माउंटेन्स तक को हिलाया जा सकता है, माउंटेन्स तक को मूव किया जा सकता है। बट वट शुड बी पुट अवर फेथ इन। पर हम इतना ईमान लाएंगे कहाँ से, हम इतनी आस्था लाएंगे कहाँ से? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही क्वेश्चन है जो पूरी स्टोरी में है, यही पूरी स्टोरी का कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है जिसने गॉड को लेटर लिखा है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसके खेत मतलब फसल बर्बाद हो गए। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। पेसोस यहाँ पर करेंसी यानी पैसे को बताया गया है। लेंचो ने मतलब फार्मर ने लेटर लिखा जब उसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए 100 पेसोस मांगने के लिए, गॉड से 100 पेसोस। क्या आप यकीन कर सकते हैं एक फार्मर मतलब गॉड से पैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आगे बढ़ते हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उस फार्मर को मनी सेंड करेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस। तो आइए देखते हैं। ये है मनी ऑर्डर। जिन्होंने कभी मनी ऑर्डर नहीं देखा वो ये देख लीजिए, इसको मनी ऑर्डर कहते हैं। ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक हाउस पूरे वैली में, बस वो अकेला ही हाउस ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब हिल के ऊपर, हिल के टॉप में एकदम। वो घर एकदम लो हिल, मतलब ज़्यादा ऊंचा हिल नहीं था पर लो हिल पे था, लो हिल के टॉप पर था उसका घर, और पूरी वैली में अकेला ही घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस हाइट से एक इंसान पानी मतलब रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न को देख सकता था, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था दिखने में जैसे फ्लावर्स, और उसमें फ्लावर्स थे। ऐसा लग रहा था देखने में जैसे किसी हरी भरी खेत में जैसे डॉट डॉट जैसे फ्लावर्स होते हैं, दूर से देखने में जैसे लगते हैं खेत, वैसे लग रहे थे जैसे येलो येलो डॉटेड डॉटेड हो फ्लावर्स टाइप हो। डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो हमेशा एक अच्छी खेती का वादा करते थे, अच्छी हार्वेस्ट का वादा करते थे, मतलब खेत अच्छे होते थे उनके। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। सब बहुत ही सुंदर था उस खेत में, बस उस खेत की ज़मीन को थोड़ी सी डाउनपोर की ज़रूरत थी, थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अगली सुबह लेंचो, उसको पता था उसकी फील्ड्स को क्या चाहिए, पर वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। तब भी उसने स्काई की, आसमान की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा, आसमान की ओर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो अब वो बोल रहा है अपनी पत्नी को, यहाँ पे जो उसने वुमेन का यूज़ किया है वो अपनी पत्नी को, वाइफ को बोल रहा है कि अब हमें थोड़ी सी बारिश मिलने वाली है। The woman who was preparing supper replied yes.
वो औरत मतलब उसकी बीवी जो सफ़र की तैयारी कर रही थी, मतलब जो खाने की तैयारी कर रही थी, उसकी बीवी ने रिप्लाई किया, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, हाँ, यस, गॉड विलिंग, गॉड की मर्ज़ी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो उसके लड़के थे, जो जो उसका बड़ा लड़का था, बड़े लड़के थे, उसके 2 लड़के थे, बड़े लड़के थे, वो काम कर रहे थे फील्ड में, खेत में ही काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। जब उसके बड़े बेटे काम कर रहे थे खेत में, तब जो छोटे बेटे थे उनके, वो खेल रहे थे घर के पास ही। अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उसकी वाइफ ने बच्चों को और उन्हें मतलब फार्मर को बुला नहीं लिया सब्र के लिए, मतलब खाने के लिए। कम फॉर डिनर, उसकी बीवी ने कहा, उसकी वाइफ ने कहा, जल्दी आ जाओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील का टाइम था। डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत बड़े बड़े बादलों के माउंटेन्स, बादलों के पहाड़ नज़र आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ही ताज़ी थी, एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताज़ी और स्वीट थी, मतलब जैसे ठंडी ठंडी और मीठी मीठी हवा होती है ना, वैसी हवा थी बिल्कुल। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी मतलब वो फार्मर बाहर गया था किसी कारण से नहीं, बस इसी कारण से गया था वो बाहर, ताकि वो हवा को, विंड को, एयर को फील कर सके, रेन को फील कर सके अपनी बॉडी में गिरते हुए, और उस प्लेजर फीलिंग को अपने अंदर अब्जॉर्ब मतलब ले सके, अब्जॉर्ब कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो घर आया तब उसने बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट, सेंट मतलब पैसे होता है, पैसे को कहते हैं सेंट। 10 सेंट पीसीस मतलब एक पीसीस 10 रुपये की, एंड मतलब एक बूंद 10 रुपये के बराबर। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंद है वो 5 रुपये के बराबर है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने बोला कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके भुट्टे के खेत, उनके फूलों के साथ पूरे भीग चुके हैं, पूरे एकदम रेन से भीग चुके हैं, पूरा कर्टेन हो गया है रेन का। ड्रैप्ड मतलब कवर, कवर हो गया रेन से बिल्कुल एकदम, ऐसा लग रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बट अचानक से एक बहुत तेज़ हवा ब्लो होना शुरू हो गया। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स मतलब ओले जिन्हें हम कहते हैं, वो गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins. इस हेल स्टोन ने तो, इस स्ट्रॉन्ग विंड ने तो सही में न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब नई चांदी के सिक्कों को सही में ख़राब कर दिया। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो बॉयज़ थे, जो उसके बेटे, उनके बेटे थे, वो बारिश में भागे बाहर की तरफ। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पल्स, यहाँ पे फ्रोज़न पल्स हेल स्टोन के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जो हेल स्टोन्स जो दिखते हैं वो फ्रोज़न पल की तरह ही होते हैं, फ्रोज़न पल्स की तरह ही होते हैं। ऐसा लगता है कि मोतियाँ जमी हुई हों, वाइट वाइट होते हैं तो इसलिए मोती के जैसे लगते हैं, पर्ल्स की जैसे लगते हैं, और क्योंकि वो ठंडे होते हैं इसलिए जैसे फ्रोज़न पल्स हैं। तो यहाँ पे फ्रोज़न पल्स हिल स्टोन्स के लिए यूज़ हुआ है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत ही बुरा हो गया। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, उस फार्मर ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली,
उस आदमी ने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाए, मतलब ये जो हेल स्टोन है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पासिस क्विकली, लेकिन वो जल्दी कहाँ होने वाला था। अब एक बार हेल स्टोन होता है तो जल्दी तो ख़त्म होता नहीं है, तो वो उसके वहाँ का हेल स्टोन भी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। इट डिडंट पासिस क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक वो हेल होता रहा, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड मतलब भुट्टे के खेत में, ऑन द होल वैले, पूरे वैले में होता रहा 1 घंटे तक वो हेल रेन्ड। द फील्ड वॉज वाइट। अब हेल रेन हुआ था, पहले तो एकदम ग्रीन ग्रीन था और उसके ऊपर पके हुए भुट्टे और उसके फूल बिल्कुल वाइट बिल्कुल येलो डॉटेड फ्लावर्स की तरह लग रहे थे। बट अब हेल स्टोन की वजह से वो एकदम बिल्कुल ही बर्फ़ से कवर हो चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा फील्ड वाइट हो गया हो, मतलब पूरा खेत वाइट हो गया था, एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। उन्हें ऐसा लग रहा था कि खेत ऐसे कवर हो गया है वाइट से जैसे कि कवर हो गया है वो सॉल्ट से। ऐसा लग रहा था कि इसने नमक डाल दिया, वो ऐसे कवर हो गया था, पूरा वाइट हो गया था खेत। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़। एक पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं बची थी, पूरे बंजर टाइप का हो गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो पके हुए भुट्टे थे जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, अब वो कॉर्न भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो जा चुके थे पौधों से। लैंचो's soul was filled with sadness। जो लैंचो की जो आत्मा थी वो पूरी दुख से भर चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब स्टॉर्म मतलब जो तूफ़ान आया था, जब वो पास हो गया, जब वो ख़त्म हो गया, तो लैंचो फार्मर अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लोकस्ट मतलब होते हैं इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकस्ट होते हैं टिड्डे, हम इसे टिड्डे कहते हैं। लोकस्ट मतलब इंसेक्ट्स जो कि बहुत बड़े झुंड के साथ आते हैं और पूरा खेत डिस्ट्रॉय बर्बाद करके चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक पूरा झुंड लोकस्ट का इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है। मतलब जब हेल स्टोन आया तब तो उस फार्मर की पूरी खेती बर्बाद हो गई, पर अगर उस हेल स्टोन की आने की जगह अगर लोकस्ट आते तो शायद इससे कुछ ज़्यादा छोड़ के जाते, मतलब एकदम बर्बाद नहीं होता उसका खेत, कुछ तो बच जाता। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन जो हेल आया था उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है, मतलब पूरी फसल तो बर्बाद हो गई, तो अब कॉर्न कहाँ से होंगे, तो कॉर्न नहीं है उनके पास। That night was a sorrowful one। वो रात, उस दिन की रात उसके लिए सबसे ज़्यादा दुखद थी, उस फार्मर के लिए, उस फार्मर की फैमिली के लिए। All our work for nothing। हम सबका काम किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब उन लोगों ने जो मेहनत करी थी, उसके बड़े बेटों ने, उसने जो मेहनत करी थी खेत पर, वो काम नहीं आई उनके वेल्थ पे, उनके हेल्थ पे। मतलब वो कुछ खरीद ही नहीं सके अपने घर का कुछ सामान वगैरह ये सब, तो ये उनके लिए पूरा वेस्ट हो गया। जो खेत था, जो उनकी मेहनत थी, वो उनके लिए वेस्ट हो गई उनकी मेहनत। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, मतलब जो फार्मर की मदद कर सके, ऐसा कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो इस साल भूखे रहेंगे।
क्योंकि ना खेत हुआ, जो खेत था वो ख़राब हो गया, तो ना खेत हुआ और ना ही खेत बेचे उन्होंने मार्केट में, ना पैसे आए, और पैसे नहीं आए तो खाएंगे कैसे, खाना लाएंगे कहाँ से। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. But in the hearts of all who lived in that, बट उनके घर में जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो फार्मर हो, उसकी वाइफ हो, उसके बड़े बेटे हो, उसके छोटे बेटे हो, उन सब को, वो सब भगवान को बहुत मानते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, और उनकी वही एक सिंगल होप थी कि अब हम हेल्प मांगेंगे गॉड से। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि ये पूरा लॉस है, जबकि उनका खेत जो बर्बाद हो गया ये उनके लिए बहुत बड़ा और पूरा ही लॉस है, उनके लिए कुछ फ़ायदा, 1 इंच का भी फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वट दे से, ये कहा उन्होंने, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लैंचो अपने उस सिंगल होप, उस एक आशा को ही सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद, भगवान से मदद, कि गॉड हेल्प करेंगे। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience मतलब an inner sense of right and wrong. जिसकी आंखें, उसकी आंखों में बस एक ही, मतलब उसके माइंड में बस एक ही होप थी कि गॉड हेल्प करेंगे, उसकी आंखें सब जानती थी, उसके अंदर एक डीप इनर फीलिंग आ गई थी राइट और रॉन्ग की, कि क्या सही है क्या गलत। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब लैंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, वो बहुत काम करता था, वो कोल्हू के बैल की तरह काम करता था, इतना हार्ड वर्किंग था वो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह काम करता था वो खेत में, जानवरों की तरह काम करता था खेत में, मतलब वो बहुत मेहनत से काम करता था फील्ड में अपने। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसे पता था कि लिखते कैसे है, मतलब इलिटरेट नहीं था वो, उसे पढ़ना लिखना आता था।